जनवरी 2008, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। याहू में काम कर रहे एक इंजीनियर यान कॉम फेसबुक में नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और हो जाते हैं रिजेक्ट। लेकिन क्या ये उनका था दी एंड या थी एक नए रेवोल्यूशन की शुरुआत? जानेंगे इस वीडियो में आगे। फेसबुक से रिजेक्ट होने के अगले ही साल यान एक आईफोन खरीदते हैं, जो कि एप्पल का बिल्कुल नया प्रोडक्ट था। उनका ध्यान जाता है आईफोन के ऐप स्टोर पर और उन्हें दिखता है एक बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल, और तभी वो डिसाइड करते हैं एक इंस्टेंट मैसेंजर बनाने का, क्योंकि उस वक्त तक कोई ऐसा मैसेंजर एग्जिस्ट नहीं करता था जो हर फ़ोन के साथ कंपैटिबल भी हो और ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर सबके लिए अवेलेबल भी हो। ऐसा मैसेंजर जो उस वक्त के कॉस्टली एसएमएस और कुछ नॉट सो यूज़र फ्रेंडली मैसेंजर्स का सिलसिला बंद कर सके। और इस सोच की वजह से जो ऐप बनकर तैयार हुआ उसका नाम था व्हाट्सएप, जो आज आप और हम लगभग हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप की एप्लीकेशन तैयार तो हो गई थी और लोगों को काफ़ी पसंद भी आने लगी थी, लेकिन यान और उनकी टीम के सामने था एक बहुत ही बड़ा चैलेंज। वो ये कि कैसे वो इसे इतना ज़्यादा इतनी जल्दी स्केल अप कर पाएंगे, क्योंकि इसके रिलीज़ के कुछ ही दिन बाद व्हाट्सएप पर हर दिन लगभग 10 लाख नए यूज़र ऐड होने लगे। इस बेहतरीन एप्लीकेशन को लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे और देखते ही देखते व्हाट्सएप पर लगभग 450 मिलियन डेली एक्टिव यूज़र्स हो गए थे। यानकॉम और व्हाट्सएप की बाकी टीम ने बेस्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए इस चैलेंज को ओवरकम किया और काफ़ी दिनों तक सिर्फ 32 इंजीनियर्स के साथ व्हाट्सएप की टीम हर दिन लगभग 50 बिलियन से ज़्यादा मैसेजेस को सपोर्ट करती रही। ये आईटी इंडस्ट्री में किसी करिश्मे से कम नहीं था। क्या थी वो व्हाट्सएप की बेस्ट प्रैक्टिसेस? आइए बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में ना जाते हुए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसी को जाता है तो वो जाता है इसमें इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जिसका नाम है एरलैंग। एरलैंग जो फर्स्ट चॉइस थी यान की, क्योंकि याहू में काम करते हुए वो अच्छी तरह से समझते थे कि ये लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा स्केलेबल है, यानी कि इसे काफ़ी छोटे लेवल से काफ़ी बड़े लेवल तक एक्सटेंड किया जा सकता था। और एरलैंग की दूसरी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये सपोर्ट करता था हॉट लोडिंग को। इसे सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो अगर आपके पास कोई मोबाइल डिवाइस है या कंप्यूटर है और आप उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, तो नया अपडेट इस्तेमाल करने के लिए आपको उसे रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एरलैंग में ऐसा नहीं था। एरलैंग को हॉट लोडिंग फीचर की वजह से बिना सर्वर रीस्टार्ट किए या बिना ट्रैफिक को रीडायरेक्ट किए बहुत ही आसानी से इसमें नए कोड को डिप्लॉय और अपडेट किया जा सकता था। उसके बाद इन्होंने जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम किया वो ये कि इन्होंने सिर्फ इस प्रोडक्ट के कोर फीचर जिसके लिए इसे बनाया गया था, यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग, उस पर अपना पूरा फोकस बनाए रखा। वरना यूजुअली इस लेवल के प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद लोग अपना आधे से ज़्यादा फोकस लगा देते हैं प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग में। लेकिन चूंकि यान और इनकी टीम का मकसद था एक फ्री ऐप बनाना ताकि लोग एसएमएस या किसी मैसेंजर के चक्कर से बच सकें, इन्होंने व्हाट्सएप के लिए कोई एडवर्टाइजिंग नेटवर्क या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने का बिल्कुल भी नहीं सोचा। सिर्फ इसलिए कि ये फ्रीली अवेलेबल था और लोगों की प्रॉब्लम्स को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर रहा था, व्हाट्सएप को लोगों के फ़ोन्स तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। साथ ही इन्होंने प्रोडक्ट को बिल्कुल ही नीट रखा और कोई ऐसा एक्स्ट्रा फीचर डालने की कोशिश नहीं की जिससे यूज़र्स का एक्सपीरियंस कॉम्प्रोमाइज़ हो। इनके इसी मिनिमलिस्टिक अप्रोच ने व्हाट्सएप को लोगों के बीच बहुत ही पसंदीदा बना दिया था। लोगों को बहुत पसंद आ रहा था कि कैसे उनके मैसेजेस कितनी आसानी से उनके दोस्तों और रिश्तेदारों तक दुनिया के किसी भी कोने में बहुत ही आसानी से जा रहे थे, और वो भी बिना किसी चार्जेस के। एरलैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करने के लिए इन्हें एक मैसेजिंग सर्वर की ज़रूरत थी। उस वक्त एक काफ़ी अच्छा ओपन सोर्स रियल टाइम मैसेजिंग सर्वर अवेलेबल था जिसका नाम था eJabber। व्हाट्सएप को बिल्ड किया गया था eJabber पर। व्हाट्सएप की टीम ने थोड़ा सा और इसे रीराइट करके इसको बना दिया था अपने यूज़र्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एकदम परफेक्ट। साथ में इन्होंने पुश नोटिफिकेशंस के लिए यूज़ किया था गूगल पुश जैसे थर्ड पार्टी सर्विसेज को।
व्हाट्सएप कभी डाउन ना हो और हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहे, इसके लिए बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया था कि प्रोडक्ट की मॉनिटरिंग और अलर्टिंग और उसके हेल्थ चेक्स में कोई कमी ना हो। व्हाट्सएप पर हर दिन लगभग 10 लाख नए यूजर्स ऐड हो रहे थे, जिसका अंदाज़ा यान को काफ़ी अच्छी तरीके से था। इसको मेंटेन करने के लिए व्हाट्सएप ने डायगोनल स्केलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था और इससे इनकी स्केलिंग कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी कम हो गई। यान ने व्हाट्सएप सर्वर्स के लिए फ्री BSD ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जिसकी कैपेबिलिटी के बारे में उन्हें याहू में काम करते वक्त अच्छी तरह समझ आ गया था। फ्री BSD इवन दो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक बहुत ही स्टेबल, क्लीन और बेहतरीन सिक्योरिटी फीचर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ साथ इन्होंने कंटिन्यूअस फीडबैक साइकिल और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट को कंटिन्यू रखा और साथ में आर्टिफिशियल ट्रैफिक जनरेट करते रहे, जिससे इन्हें ये पता लगता रहा कि अगर एक्चुअल ट्रैफिक उस लेवल तक बढ़ जाती है तो उनके सिस्टम्स का कौन सा कंपोनेंट ब्रेक हो सकता है। इस लोड टेस्टिंग ने व्हाट्सएप को हमेशा तैयार रखा कितनी भी ज़्यादा ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, यानी कि कितने भी ज़्यादा यूज़र्स इसके साथ एक साथ कनेक्ट हो जाएं, व्हाट्सएप की परफॉर्मेंस में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। व्हाट्सएप इंजीनियरिंग टीम का साइज़ इन्होंने जानबूझकर भी स्मॉल रखा था ताकि इनकी आपस में कम्युनिकेशन गैप ना हो और इस अप्रोच ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बनाए रखा। और व्हाट्सएप, जैसा कि आप जानते हैं, आज के दिन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मैसेंजर बना हुआ है और पता नहीं आने वाले कितने सालों तक बना रहेगा। एक आखिरी सवाल जो अपने मन में आता है कि अगर व्हाट्सएप फ्री था तो आखिर इन्हें इतनी फंडिंग कर कौन रहा था और आखिर इन्होंने बिना फंडिंग के कैसे स्केल अप किया। तो यूजुअली किसी ऐप की फंडिंग 3 तरीके से होती है। नंबर 1 उसकी एडवर्टाइजिंग से, यानी कि उसमें एड्स देकर। नंबर 2 इन ऐप परचेज से, यानी कि ऐप के अंदर उसका पेड वर्जन खरीदने का ऑप्शन। और नंबर 3 यूजर्स के डेटा को सेल करके। यान और उनकी टीम इन तीनों में से किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं थी। शुरुआत में इन्होंने अपने कुछ दोस्तों को कन्विंस किया और फंडिंग करवाई और बाद में सीड फंडिंग की मदद से इसे आगे बढ़ाया और फाइनली कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए, वो भी व्हाट्सएप की अपनी टर्म्स पर, क्योंकि व्हाट्सएप नहीं चाहता था कि इनकी प्रोडक्ट की वजह से यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब हो। व्हाट्सएप का सीधा फंडा यही था कि प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में इन्वेस्ट करो, उससे और भी ज़्यादा यूज़र्स ऐड होंगे और जितने ज़्यादा यूज़र्स ऐड होंगे उतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे। लेकिन शायद ये एक लॉन्ग लास्टिंग तरीका नहीं है, क्योंकि आप किसी इन्वेस्टर के भरोसे लॉन्ग टर्म नहीं रह सकते अनलेस आपका प्लान हो इसे बहुत ही भारी भरकम प्रॉफिट के साथ सेल करने का। और मज़े की बात यह है कि फेसबुक, जिसने यानकॉम को 2008 में जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया था, उसी ने व्हाट्सएप को 2014 में $19 बिलियन में एक्वायर कर लिया। और इस एक्विजिशन की वजह से सिकोआ कैपिटल, एक वेंचर कैपिटल फर्म जो व्हाट्सएप में लगभग 15% स्टेक होल्ड करती थी, उन्हें 5000% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला। तो आज के बाद अगर आप कहीं रिजेक्ट हो जाते हैं तो ओपन कर लेना अपना व्हाट्सएप और सोचना इसको बनाने वाले के बारे में। That's it for today। वीडियो पसंद आया तो लाइक, और अगर आप चाहते हो कि ऐसी इंटरेस्टिंग टेक्निकल स्टोरीज इन नॉट सो टेक्निकल फॉर्म तो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।